Hello students, how are you all? Students, we had completed Hindi translations of chapter 3rd in history in our last video. Today we are going to do questions answers in simple way. You can see on your screen. Our chapter name is Ruling the Countryside. Students, our first question is match the following. Question is match the following. Okay, so here are the table in which given you Rayat, Mahal, Niz, Rayati, and here are the some options here. So student, you can see that now we are going to following these options. So our answers is Rayat means peasant, Mahal means village, and Niz, you very well known, cultivation on planters on land. Means जहाँ पे जो खेती करते हैं ना, जिसकी खुद की ज़मीन पे खेती करते हैं, तो वो जगह क्या होती है, निज होती है हमारी। और रेती क्या होती है, कल्टीवेशन ऑन रेयल्स लैंड्स। ओके, so our next question is fill in the blanks. First fill in the blanks is growers of wood in Europe saw as a crop which would provide competition to their earnings. तो स्टूडेंट्स, ग्रोवर जो थे, वोट जो थे यूरोप के, उन्होंने क्या देखा था कि जो खेती हो रही थी वो उसमें कंपटीशन लग रहा था लोगों में कि हम जो है इसकी खेती करके ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें। तो वो कौन सी खेती करते थे जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, जिसकी ज़्यादा मांग हो रही थी। तो हमने हमारे चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो इंडिगो जो फसल थी उसकी मांग ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, इस इंडिगो की फसल के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनको जो इंडिगो की जो फसल थी वो उन लोग जो ग्रोवर्स वोट थे उन्होंने जो है वो इंडिगो की फसल के बिल्कुल ही इक्वल थी। ठीक है, जो यूरोपियन लोग थे वो यूरोप में कौन सी फसल करते थे, वो करते थे वोड, और जो वोड था वो क्या था, इंडिगो के बिल्कुल इक्वल था। मतलब कि जो फसल थी इस फसल से क्या होता था, इनको सेम कलर ही जैसा इंडिगो से मिलता था बिल्कुल वैसा ही कलर इनको वोड से मिलता था। ठीक है, तो इस इंडिगो और वोड के बीच में क्या हो रहा था, एक कंपटीशन चल रहा था ज़्यादा अर्निंग करने का। सो आवर नेक्स्ट ऑप्शन, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ, कि जो इंडिगो था उसकी डिमांड जो है वो लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंक्रीज हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग उसकी डिमांड करने लगे थे कि हमें तो इंडिगो ही चाहिए। क्यों करने लग गए थे वो डिमांड उसकी, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वो कॉटन के जो प्रोडक्शन करते थे उसमें उनको क्या रिजल्ट क्या था, वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे उसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा द एक्सपेंशन the expansion of cotton production as a result of इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज
The international demand for indigo was affected by the discovery of. And last, the चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, चंपारण जो मूवमेंट था, चंपारण जो उनका जो योग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो जो था वो किसके खिलाफ था? तो इसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, इसके आंसर्स देखने जा रहे हैं. सो लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, आंसर्स इज हेयर. Growers of wood in Europe saw indigo, which I have told you before. Indigo. And the next question, the demand for indigo increased in the late 18th century Britain because of the expansion of cotton production as a result of industrialization, which in turn created an enormous demand for cloth dyes. ठीक है, कि जो क्लॉथ्स थे, कॉटन के जो क्लॉथ्स बना रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, डाई करने के लिए उनकी डिमांड बढ़ रही थी ज़्यादा. द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज. हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, सिंथेटिक डाइज. एंड द लास्ट ऑप्शन इज द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स. तो आप जो है इसका बीच में वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स फिल कर सकते हो. Our third question is, describe the main features of the permanent settlement. Describe the main features of the permanent settlement. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा, in order to get stable revenue income, most of the East India Company officials believed that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. This led to introduction of permanent settlement in 1793. कि जो ईस्ट इंडिया ने जो रिवेन्यू किया था, ऑर्डर दिया था, उसकी कंपनी ने एक ऑफिशियल ऑर्डर डाला था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो ये लैंड है इस पे खेती कर रहे हैं तो इसमें उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और वो इन्वेस्टमेंट है उससे खेती जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. और जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है वो कब किया गया था, 1793 में किया गया था. और फिर इसका पॉइंट्स बता रखे हमें. तो पॉइंट क्या है, बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. Next point, the amount to be paid was fixed permanently. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's offers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. If the zamindars failed to pay the revenue, which they usually did as the fixed revenue was very high, they lost their zamindari. यानी कि हमें लास्ट वाले पॉइंट में हमने चैप्टर में पढ़ा था, इसमें सारे वही पॉइंट्स दे रखे हैं कि इसमें क्या बोला गया हमारे पास में कि जो अमाउंट था वो उनको फिक्स था, परमानेंटली फिक्स्ड था. उनके ऊपर जो लगान लग रही थी वो फिक्स थे, कर जो थे वो फिक्स थे, वो इसलिए उनको चुकाने होते थे. साथ में जो जमींदार थे वो क्या होते, अगर कई बार वो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होते, वो अगर नहीं दे पाते तो वो क्या करते, अपने खुद की जो ज़मीन थी उस पे से अपना हक खो देते थे. यानी कि वो ज़मीन जो थी वो ज़मीन किसकी हो जाती, उस राजा की हो जाती. जो भी मालिक उसको लेता, परचेज करता, उसको जो ब्रिटिश लोग थे उनकी अंडर में वो ज़मीन हो जाती थी उनकी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. कि जो महलवारी सिस्टम था वो परमानेंट सेटलमेंट से डिफरेंट कैसे था, कैसे अलग था उससे, दोनों में डिफरेंस क्या था एक्चुअल में. तो हमें बताना है यहाँ पे कि महलवारी सिस्टम जो था वो क्या होता है, परमानेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है. तो यहाँ हम इसमें देख रहे हैं कि जो महलवारी सिस्टम है वो क्या होता है कि द महलवारी सिस्टम डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैगजीन
Mackenzie came into effect in 1822 in the northwestern provinces of the Bengal Presidency. जबकि परमानेंट जो सेटलमेंट था वो क्या था? द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि जो महलवारी सिस्टम था वो कब लागू किया गया था, कब लाया गया था? 1822 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कब लाया गया था? वो 1793 में लाया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट किसका है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महलवारी। इट वाज डिवाइज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सेटलमेंट। एंड परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? इट वाज एम्ड एट ensuring स्टेबल revenue फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। Our third point is the village headmen were in charge of collecting revenue, and the rajas and talukdars were in charge of collecting revenue. Last point is the revenue amount was not fixed and was to be revised periodically. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village or mahal had to pay. The revenue amount was fixed and was never to be increased in the future. इसका मतलब ये है कि हमारा जो महलवारी सिस्टम है इसमें क्या था कि जो हमारे अमाउंट था वो फिक्स नहीं होता था। वो एक पीरियड के एक टाइम पीरियड रहता, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता था। ठीक है, और इसमें जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है इसमें क्या होता था? जो इंक्रीज़ नहीं होता था, वो फिक्स रहता था। एक अमाउंट फिक्स कर देते थे लोग कि भैया आपको इतना पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, फिक्स कर देते थे। इसमें कोई फिक्स नहीं होता था। इसमें आज मान लो कि फॉर एग्जांपल आज इन किसी किसान से 1000 रुपये लिए और नेक्स्ट मंथ में उन्होंने 2000 कर दिए मान लो, तो ऐसे होते हैं कि इसमें कोई फिक्स नहीं था और इसमें क्या था? फिक्स था, परमानेंट था ये काम सारा। Our next question is 5. Give 2 problems which arose with the new Monroe system of fixing revenue. हमारा इसमें क्या बोला कि हमें 2 प्रॉब्लम बतानी है जो मुनरो सिस्टम में फिक्स की गई थी रिवेन्यू के लिए। नई जो योजनाएं लागू की गई थी वो कौन सी थी? तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रिवेन्यू वर हियर आर नंबर 1, driven by the desire to increase the income from land revenue offices fixed too high a revenue demand. And next is peasants were unable to pay, riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. Our next question is why were riots reluctant to grow indigo? The riots reluctant to grow indigo because कि भाई जो रैयत जो लोग थे वो इंडिगो को उगाने के लिए उसके खिलाफ कैसे हो गए थे? तो क्यों हो गए थे? क्योंकि द प्लांटर्स पेड अ वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो, क्योंकि जो प्लांटर्स थे वो इस इंडिगो की जो प्राइस थी वो बहुत ही कम देते थे। द रैयट्स वर नॉट इन ए पोजिशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट, अर्निंग ए प्रॉफिट वाज ए फार फेस्ड आइडिया। दिस मीन्ट दैट द रैयत वाज ऑलवेज अंडर डेब्ट। इट मीन्स कि जो रैयत जो लोग थे वो भी उनकी जो कर थे वो भी चुकाने में ना असमर्थ होते थे, और फिर वो सारी जो उनकी चीज़ें थी, फसल है, उनकी जो ज़मीन है वो भी सारी किसके अंडर में होती थी? ब्रिटिश के अंडर में होती थी, इसलिए वो उसको चुकाने में भी क्या होते? असमर्थ थे। द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट द peasants cultivate indigo on the most fertile parts of their land, but the peasants preferred growing rice on the best soils as after in indigo harvest the land could not be used for sowing rice. It means कि जब प्लांटर्स जो थे वो उनकी ज़मीन को उनकी ज़मीन पे क्या करते थे? इंडिगो की फसल करते थे, उपजाऊ फसल पे। तो क्या होता था कि उनसे इंडिगो की फसल करने के बाद में किसी दूसरी फसल को वहाँ पे
ग्रो नहीं कर पाते थे वो लोग, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो फसल होती थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, फर्टाइल नहीं रहती थी वो। तो जो फर्टाइल पार्ट था वो उनका क्या हो जाता था, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता, और फिर वो अपनी ज़मीन पे क्या थे, अपनी ज़मीन पे राइस की खेती नहीं कर पाते थे। इसलिए वो इसके खिलाफ थे कि हमारी फसल जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो रही है, तो हमें बेनिफिट कहाँ हो रहा है इसका, हमें तो लॉस हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम इसकी फसल नहीं करेंगे। वो इसकी फसल करने के खिलाफ थे बिल्कुल से। और लास्ट क्वेश्चन इज what were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर the Rayot began to refuse to grow indigo. They were supported by the village headmen and some zamindars in their fight. The scale of protest was so much that the government had to intervene. The Indigo Commission was set up to inquire into the problems. The commission accepted the faults of the planters and allowed the riots to grow whatever they wished. This led to eventual collapse of indigo production in Bengal. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें ये बताया गया है कि जो फसल कर रहे थे तो वहाँ के जो रेत लोग थे वो क्या कर रहे थे, इस फसल को उगाने से बिल्कुल साफ साफ क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। और वे सपोर्ट करते थे किसको, गांव के जो हेडमैन होते थे उनको, या फिर कुछ जो जमींदार होते थे उनको सपोर्ट करते थे, जो भी उनमें झगड़ा होता था। तो ये क्या कहते हैं कि हमें जो है इंडिगो की फसल नहीं करनी है बंगाल में। लेकिन जो है बाई चांस हो गया कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो ये मानते थे कि नहीं, इंडिगो की फसल से हमें क्या हो रही है, ज़्यादा इनकम हो रही है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम क्या मिलेंगे, हमारी जो इंक्रीमेंट है वो हमारा जो है इंक्रीज होगा हमारी। तो इसमें वो लोग इसको फसल करते थे इसकी। और फिर बाद में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, कमीशन लाया जाता है, ठीक है। उस कमीशन में क्या होती है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, और फिर वो कमीशन जो है वो गलती से उनको स्वीकार कर लेते हैं लोग, प्लांटर्स जो थे वो, और वो प्लांटर्स जो है वो अलाउड कर देते हैं रेट्स को फसल उगाने के, जिससे वो उनकी मर्जी के अपनी मर्जी के अनुसार वो वहाँ पे फसल उगा सकते हैं। ऐसा उस मिशन में जो है बोला गया था, लिखा गया था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने जो हमारा चैप्टर 3 था रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री का, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका ट्रांसलेशन भी कर लिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे जो चैनल है उसमें जा कर के आप वीडियोज़ या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।